मुख्तार अंसारी को लेकर निकली है पुलिस। जी हां, बांदा लेकर निकली है पुलिस। लखनऊ से मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के बाद अब वहां से बांदा के लिए निकली है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी और इस मामले में अब अगली समाअत 8 अप्रैल को होगी। तो मुख्तार को वापस बांदा जेल लेकर आया जा रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। जिस तरीके से अदालत में पेशी हुई है उसके बाद से अब पेशी के बाद वापस से लेकर आया जा रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को बांदा लेकर निकली है पुलिस और मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है। लखनऊ में ये पेशी हुई है। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के बाद अब मुख्तार अंसारी को अब 8 अप्रैल को इस पूरे मामले में एक बार फिर से समाअत होगी और चूंकि खबर ये मिल रही है कि मुख्तार को फिर से वापस बांदा जेल लेकर आया जा रहा है। इस खबर पर मजीद जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर अहमद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा रूट अख्तियार किया गया है, किस रूट से लेकर आया जा रहा है, क्योंकि पेशी जरूर हुई है। पेशी के अंदर क्या क्या दलीलें पेश की गई है या फिर कुछ बात जो निकलकर कोर्ट से सामने आई हो, जरा हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएं। बिल्कुल शहबाज, देखिए मामला जो था वो 2020 का मामला था और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला था जो लगातार मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहा था। और मुख्तार अंसारी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांदा जेल में इन दिनों कैद हैं और बांदा जेल से उनको लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में लाया गया था, क्योंकि आज उनकी यहाँ पर पेशी लगी थी। और पेशी से पहले जो तमाम जिस तरीके की जो बातें हुई, उनके बेटे अब्बास अंसारी जो मऊ से, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अहमद, हमारे साथ इस वक्त अफजाल अंसारी साहब जुड़ गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गाजीपुर के। अफजाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर आपका। अफजाल अंसारी जी, हमको सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ, बोलिए जी हजरत, मुख्तार अंसारी साहब को बांदा लेकर निकली है पुलिस। क्या आपकी तरफ से बातें रखी गई है, आपके वकील की तरफ से बातें रखी गई है इस समाअत के दौरान? मुझे थोड़ा सा तफसील दे सकते हैं आप? देखिए, लखनऊ में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आज बुलाया था मुख्तार अंसारी साहब को अपनी कोर्ट में, क्योंकि उन पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की है। एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था 2020 में उनके और उनके पुत्रों के खिलाफ कि उन्होंने सरकारी जमीन कब्जा कर रखी है, इसके आधार पर। तो उसमें चार्जशीट आई है, तो चार्जशीट जब आती है तो उसकी कॉपी वगैरह रिसीव कराने के लिए ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। उसके तहत कोर्ट ने उनको तलब किया था। बांदा जेल से लोग लेके आए थे और अब वो पेशी हो चुकी है और जैसा पता चल रहा है ने आदेश कर दिया, फिर वापस उन्हें बांदा जेल जाया जा रहा है। अगली तारीख कदाचित 8 तारीख तय कर दी गई है। तो अब इसमें इस न्यायिक प्रक्रिया में कोई और क्या टिप्पणी की जा सकती है? बाकी तो मैं दिल्ली में हूँ और लखनऊ में ये कार्रवाई जी। आप क्या करना चाहते हैं अफजल साहब? क्योंकि लाने और ले जाने का जो अमल है उसको भी आप देख पा रहे होंगे कि एक लंबा रूट है और जो हमने देखा था कि जिस तरह से गाड़ी खराब होने का भी जिक्र बीच में आया था, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अरे तो लाने और ले आने का जो अमल है वो अपनी जगह एक अलग खेल है, उसके लिए क्या कीजिएगा। हम कहीं बात होगी तो कहेंगे हम बहुत चाक चौबंद हैं। हालत हमारी ये है कि कोई गाड़ी ऐसी नहीं है कि कोई जरूरी काम के लिए भी कोई सफर खैरियत से मुकम्मल करा दे। रास्ते में वज्र वाहन खड़ा हुआ और आपने ये भी देखा होगा कि कल रात में जब जेल में अधिकारी गण गए तो कोई रूल है तो सबके लिए है, हमारे लिए भी और अधिकारियों के लिए। बिल्कुल। जेल गेट में कोई एंट्री नहीं की गई। जेल जो गए अधिकारी गण वो बगैर नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ी से गए। क्या ये लोग कानून से ऊपर हैं? ये जब चाहे जेल में चले जाएं, हथियार लेके चले जाएं, मोबाइल लेके चले जाएं। ये सब इस तरह से आशंकाएं पैदा करती और इस आशंकाओं की वजह से अब गाड़ी वहां से चली और रास्ते में आपने देखा और मीडिया दिखाया कि धक्का लगाया जा रहा, वज्र वाहन खड़ा। नाम है वज्र वाहन और सफर मुकम्मल नहीं हो सकता। क्योंकि जो बेटे हैं उन्होंने भी साजिश का अंदेशा जाहिर किया था। और क्या आपको लगता है कि कोई साजिश की गई थी या फिर एक नॉर्मली हो सकता है इस तरह का? कई मरतबा ऐसा भी होता है कि आप तमाम तामझाम करते हैं लेकिन ऐसी चीजें आ जाती है सामने। ये कोर्ट की प्रक्रिया थी और कोर्ट की प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं।
वो जी। कोर्ट में जहाँ केस उनका है, ट्रायल है, तो हाँ। जब वो चाहेंगे आएंगे, जी। वो चाहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अपनी कोर्ट की कार्रवाई कर लेंगे। जी। लेकिन जहाँ तक मिशनरी का इसमें अपना रोल प्ले करना है, तो वो बहुत बैड है, वेरी बैड। ठीक है। उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है जी। और इसी वजह से सारे लोग चिंतित हैं और इन लोगों को बड़ा मजा मिलता है इसमें। मैं आपकी फिक्र को समझ सकता हूं अफजाल अंसारी साहब, मैं आपकी फिक्र को समझ सकता हूं। अहमद हुसैन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं क्योंकि वो लखनऊ में उस वक्त मौजूद थे। अहमद, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा क्योंकि अफजाल अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने पूरे अमल को देखा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। अफजाल अंसारी साहब से मेरा एक ये ज़रूर सवाल है, क्योंकि जो यूपी की जो मौजूदा सियासत अफजाल अंसारी साहब भी देख रहे हैं, बहुत करीब से उन्होंने यूपी की सियासत को देखा भी है। मुख्तार अंसारी को लगातार एक जो यूपी की सियासत जो सुर्खियों का सबब बने रहते हैं, तो मौजूदा हालात में क्या सोचते हैं अफजाल अंसारी साहब? क्योंकि जिस तरीके से कल उनकी गाड़ी निकली और तमाम वो जो एक आशंकाएं जताई गई, उनके बेटे ने भी एक आशंका, अनहोनी होने की आशंका जताई, तो कितना अपने आप को आप महफूज समझते हैं अफजाल अंसारी साहब मुख्तार अंसारी के मामले में? ये महफूज तो क्या है, इसके लिए क्या कहा जा सकता है, लेकिन प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था का राज है, रूल ऑफ लॉ है, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा सरकार का एक दायित्व है। बिल्कुल। और वो भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जुडिशियल कस्टडी में हो, यानी किसी न्यायालय ने अपनी अभिरक्षा में लेकर के उसको सरकार को दिया हो कि आप अपने जेलों में एक अमानत के तौर पे रखिए और मुकदमे के ट्रायल के दौरान हमें इनकी जब जरूरत पड़े पेश कीजिए, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इस मामले में तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करके कहा था कि मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से यूपी की जेल में ट्रांसफर किया जाए जी। और वहां इनका जो ट्रायल बाधित है वो ट्रायल संपन्न हो सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके एसएलपी पे बहस सुनी और उनको भेजा और ये भी डायरेक्शन दिया कि भाई वो बीमार हैं तो उनकी बीमारी के माकूल इलाज का प्रबंध होना चाहिए, सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जी। अफजाल अंसारी साहब, क्या जो आगे जो तारीख दी गई है 8 अप्रैल की, तो इसको लेकर भी क्या आप लोग कुछ मांग करते हैं कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, खासतौर से मुख्तार अंसारी साहब की, क्या बढ़ाई जाना चाहिए या किस तरीके से आप लोग किस नजर से देखते हैं उसको? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सरकार अपने बड़बोलेपन से बाज आए। एक वाहन ऐसा नहीं है जो खैरियत के साथ अपना सफर मुकम्मल कर सके, तो इससे बड़े शर्म की और क्या बात हो सकती है कि वज्र वाहन आधे रास्ते में खड़ा है। जी। अब दूसरी बात यह है कि अपने अधिकारियों को कहे, ये ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए बेलगाम लोग जो अपने आप को रूल और कानून से ऊपर समझ रहे हैं, कि वो जब चाहे रूल का उल्लंघन करें, उन पर कोई कानून का उल्लंघन का आरोप नहीं लग सकता। ये लोग जेल में जाए, जेल की गेट डायरी में एंट्री लिखा करें, वापस आने का क्रम लिखा करें। ये अगर जेल जाते हैं तो सरकारी गाड़ियों से जाया करें, समय से जाया करें। ये अगर जेल जाते और आते हैं मुआयना करने, इंस्पेक्शन करने, किसी भी कार्य से, तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया करें। लेकिन अफजाल अंसारी साहब, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, पंजाब का भी जिक्र आपने किया है, क्या आपको लगता है कि एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश पंजाब ज्यादा महफूज है मुख्तार अंसारी के लिए? अब चलिए, मुख्तार अंसारी जब जुडिशियल कस्टडी में है तो उनकी इच्छा पर नहीं डिपेंड करेगा कि वो किस जेल में रहें। हम किसी भी जेल में जब हम न्यायिक अभिरक्षा में हैं जी, तो न्यायालय की और उस स्टेट की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं हैं वो सुविधाएं प्रदान करें और माकूल सुरक्षा का प्रबंध करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जी कुछ ऐसे अपराधी तत्व हैं जिनको अपने गोद में पाल रही है और मुख्तार अंसारी उनके विरुद्ध एक इंजर्ड विटनेस हैं। 15 जुलाई 2001 को उसरी में उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, तब एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 21 साल पहले,
जिसमें नामजद अभियुक्त हैं ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह। इस घटना में 3 लोगों की जान गई थी और 9 और लोग इंजर्ड हुए थे गोलियों से। ब्रजेश सिंह लगातार फरार रहे 24 साल तक, कोर्ट से पेरोल लेकर के और भाग गए थे। बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उनको भुवनेश्वर से पकड़ा। अब वो 2008 से कारागार में बनारस के सेंट्रल कारागार में हैं, लेकिन उस मुकदमे का ट्रायल नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा कि मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा है और वो अपने ऊपर जो बीता है उसको कोर्ट को बताना चाहते हैं। चार्जशीट कोर्ट में है, चार्ज बन चुका है, गवाह कोर्ट में आता है गवाही देने के लिए। ब्रजेश सिंह तलब किए जाते हैं, वो नहीं आते। ब्रजेश सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेश करने को कहा जाता है, अदालत ऑर्डर करती है। अदालत को जेल प्रशासन बताता है कि नहीं भाई, और वो आज लाइन खराब है। 1 तारीख पे कई तारीखों पर अदालतों ने कोर्ट की फाइल में ये चीजें लिखी है और टिप्पणियां की हैं। तो राज्य सरकार ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए लगातार मुख्तार अंसारी को परेशान कर रही है, झूठे मुकदमे लिख रही है, उनके गवाहों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा कि किसी भी तरह से परेशान होकर ये लोग टूट जाएं और उनके चहते ब्रजेश सिंह को, जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज है बॉम्बे जेजे हॉस्पिटल कांड में, उसको क्लीन चिट मिल जाए और वो किसी तरह से बच जाए, वो ब्रजेश सिंह। अफजल अंसारी साहब, क्योंकि 8 अप्रैल को चूंकि सुनवाई होनी है और अहमद ने भी ये सवाल किया था, मैं भी समझना चाहूंगा, क्या आपकी ये गुजारिश होगी इंतजामिया से या फिर कोर्ट मैनुअल के हिसाब से कि जो ये पेशी है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, जो खदशा क्योंकि आप लोगों की तरफ से जाहिर भी किया गया है? मुझे ये लगता है कि माननीय न्यायालय स्वयं ही इस तरह की सिचुएशन को गंभीरता से अध्ययन कर लिया है और उसने इसीलिए आज ही आदेश किया कि उन्हें फिर सकुशल बांदा जेल पहुंचाया जाए और न्यायालय को अवगत कराया जाए कि पहुंचा दिया गया। और 8 तारीख की पेशी लगाई है, उन्हें तलब भी नहीं किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो जरूरत हो के पड़ेगी तो पेशी होगी, उनके वकील अपना डिफेंस करेंगे। अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करना है। टोटल मनगढ़ंत फर्जी मुकदमा झूठे आरोपों पर इन्होंने लगाया है कि सन 62 में कागजों की हेरा फेरी जब हुई थी तो मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी इस हेरा फेरी के लिए जिम्मेदार हैं। इस मुकदमे में आप बताइए, मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ है 1963 में, तो 62 के किसी हेरा फेरी में मुख्तार अंसारी कैसे मुलजिम हो सकते हैं या उनके ऊपर क्या दोष लगाए जा सकते हैं? और ये इसीलिए मामला पूरा क्योंकि अदालत में चला है, अदालत इसके ऊपर फैसला लेगी कि अदालत जो भी चीज समझेगी, आपके अपने जो तर्क हैं वो भी रखे जाएंगे और तमाम तर्क को सुनने के बाद ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अफजल अंसारी साहब हमसे बातचीत के लिए और बात करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह का आप खदशा जाहिर कर रहे हैं। अहमद हुसैन हमारे साथ मुसलसल जुड़े हुए हैं। अहमद, क्योंकि कई सारे मामले बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से अफजल अंसारी साहब का ये कहना है कि कुछ मामले जो है वो पॉलिटिकल है, राजनीति से प्रेरित हैं और यही वजह है वो ये चाह रहे हैं कि किसी मामले को मद्देनजर रखते हुए दूसरे मामले में उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब अदालत जो है वो तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए किसी नतीजे पर पहुंचती है। क्या वो सबूत और नतीजे जो गवाह है वो मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल शहबाज, देखिए जो ये अगली सुनवाई होना है 8 तारीख को, ये काफ़ी कुछ अहम बताई जा रही है कि इसमें काफ़ी कुछ अहम सुनवाई होगी और बाकी जो ये इस मामले में जो मुख्तार अंसारी आज लखनऊ लाए गए थे खासतौर से, तो इस मामले में जो नतीजे हैं वो ज़रूर एक सामने आ सकते हैं और आगे की जो कार्रवाई है उस पर हो सकती है, क्योंकि मामला जो है वो 2020 का बताया जा रहा है और काफ़ी पुराना मामला है और लगातार कोर्ट में समाअत इसकी हो रही है। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी यहाँ पर आए और उनके बेटे ने उससे पहले रात में ही ट्वीट करके एक कहीं ना कहीं एक खतरे का अंदेशा उन्होंने जताया था और अनहोनी की बात कही थी, तो वो कहीं ना कहीं जरूर शाहबाज सुर्खियों का सबब बना। और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी आए और उस रास्ते में बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि वो गाड़ी जो थी वो खराब हो गई, तो वो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं एक अंदेशा जो था वो और बढ़ता गया और तमाम बातें उसमें निकल के आई और जो तमाम बातें थी वो कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियों का सबब बनी। मुख्तार अंसारी का नाम इसलिए भी जाता है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में
एक बड़े माफिया के तौर पर जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत का एक कहीं ना कहीं माफियाओं का मरकज भी जरूर कहलाते हैं शाहबाज। अगर आप जब भी माफिया की अगर बात चलती है उत्तर प्रदेश में तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या फिर अब आजम खां का भी उसमें नाम जरूर जोड़ा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो सियासत है उसमें भी एक है। और साथ में जितने जो मुकदमे खासतौर से मुख्तार अंसारी के ऊपर लगे हैं, हालांकि कुछ मुकदमों में वो रिहा भी हुए हैं और कुछ मुकदमों में उनके ऊपर आरोप भी साबित हुए हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो फिलहाल में अभी ये मुकदमा चल रहा है उनसे उनको कितनी राहत होती ठीक है है, या कब फिर कितनी राहत मिल पाएगी और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए अहमद हुसैन आपका।